नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में अपनी तैयारी को करते हुए चल रहे हैं। आपको जैसे कि पता है कि हम लोग 2021 का पेपर कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 20 प्रश्न पहले कर लिए थे व्याख्या के साथ में। आज हम 21 से 40 प्रश्न करेंगे। ये भी एक 20 के बंच में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी एक नया आयाम मिल सके। और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ वो प्रश्न आपको करने में कितना सक्षम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का हमारा 21वां प्रश्न है। एक बात और कहनी है, यदि आपने जो पिछला वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, सूची 1 के साथ में सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। उच्चारण और वर्ण दिए गए हैं कि उच्चारण स्थान उसका पता करना है। ओष्ठ, दंत, कंठ और तालव्य, ये उच्चारण स्थान है। बाकी जो वर्ण दिए गए हैं च, प, त और ग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं हम। आपका ओष्ठ पा से बोला जाता है। फिर देख लीजिए ए का 2 कहीं मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कभी कभी आपका एक ही प्रश्न का मिलान करने से भी, मिलान वाले प्रश्न में यही एक खासियत होती है कि कभी कभी एक ही मिलान करने से ही आपका फिट बैठ जाता है आंसर। तो अगर आपके पास में, क्योंकि समय को भी देखना पड़ता है, 3 घंटे में आपको दोनों पेपर करने होते हैं, जिसमें से 2 घंटे आप मैक्सिमम दे सकते हैं पेपर 2 के लिए, जो कि 100 प्रश्न का होता है, और 50 प्रश्न का पेपर 1 होता है, उसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलता है। तो अगर थोड़ा सा भी आपने पेपर 1 में अगर मान लीजिए 1.5 घंटा दे दिया, या फिर मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा ही समय दे दिया, तो फिर आपके लिए पेपर 2 के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये टाइम मैनेजमेंट करना इस पेपर के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ओष्ठ हो गया आपका पा से, पा में फिर दंत आपका हो जाएगा ता, दंत उच्चारण स्थान ता। कंठ हो जाएगा गा, और तालव्य हो जाएगा चा। तो इसके आधार पर आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। ये देखिए, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ओष्ठ पा, दंत ता, कंठ गा और तालव्य चा। अगर आपने 5 मिनट का वीडियो वाला नहीं देखा है, जो उच्चारण स्थान मैंने बताया है, उच्चारण स्थान, क्योंकि देख लीजिए अब 2021 का पेपर है, इसी में ये क्वेश्चन आ गया है। 1 नंबर अगर पक्का करना है तो वो 5 मिनट का वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको याद भी हो जाएगा। और नहीं याद होगा तो आप अपनी नोट्स में उसको ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है आपके नेट जेआरएफ के पेपर में। खाली नेट जेआरएफ का पेपर ही नहीं, हिंदी का कोई भी पेपर होगा तो ये उच्चारण स्थान वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। होता बहुत छोटा सा है टॉपिक है ये उच्चारण स्थान वाला, और बहुत से लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन, जबकि ये बहुत ही आसान है। आप बोल के ही उसको उच्चारण स्थान को पता कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण आपका किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो ये 4 आपके ग्रंथ दिए गए हैं। तो रिपब्लिक आपको पता होगा, ये प्लेटो जी की रचना है। अगर आपको नहीं पता, मान लीजिए माइंड इन दी मॉडर्न वर्ल्ड और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं पता है किसने लिखी है, फिर कब लिखी है, तो इसके आधार पर भी आप सही कर सकते हैं। रिपब्लिक आपका प्लेटो जी ने लिखी है, तो सबसे पहले आपकी नो डाउट प्लेटो की ही रचना पहले आएगी। तो पहला नंबर जिसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सब चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या। ग्रंथों का सही अनुक्रम निम्न प्रकार से है। अगर वीडियो क्वालिटी आपको कम लग रही है तो आप अपना वीडियो क्वालिटी 480p पे, 720p पे आप देख सकते हैं। और अगर रोशनी कम लग रही है तो इसको आप अपना जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल का। ग्रंथों का सही अनुक्रम निम्न प्रकार से है। रिपब्लिक आपका प्लेटो ने लिखी है, इसके लेखक प्लेटो हैं, और प्रकाशन वर्ष है 380 ईसा पूर्व। अच्छा, ये जो प्लेटो जी हैं इनका आप जन्मकाल बताइएगा। इसका ये होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, इनका जन्मकाल बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इनका जन्मकाल क्या है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स की रचना है, 1929 में लिखी गई थी। एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये टॉमस ईस्टर्न इलियट, टी.एस. इलियट की रचना है, 1936 में लिखी गई थी। माइंड इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, ये लियोनेल ट्रिलिंग की रचना है, 1972 में लिखी गई थी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको साथ में नोट्स भी अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि नोट्स आपके एक ऐसे मतलब एक तरीके से एक ऐसा आपका
बोल सकते हैं ऐसा संसाधन है, ऐसा एसेट है जो आप लास्ट में मोमेंट में उसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो उससे आपको जल्दी ही चीज़ें याद होंगी। क्योंकि वीडियोस तो बहुत हैं, अनंत वीडियोस हैं, आप देखेंगे, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो आपके खुद के नोट्स हैं वो आपको जल्दी याद भी होंगे और आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ याद भी हो जाएगी कि हाँ ये मैंने लिखा था, हाँ ये मैंने पढ़ा था, अपनी कॉपी में इसको लिखा था नोट्स बना के, तो वो आप आसानी से प्रश्न सही करेंगे। तो इसलिए वीडियो देखना तो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको नोट्स बनाना साथ में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4। हिंदी के प्रथम महाकवि माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसको? चंद्रबरदाई जी को। और व्याकरण में पारंगत माना है। तो इसके आधार पर 2 और 4 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्पय इनकी निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने कहा है। किसको कहा है? चंद्रबरदाई को कहा है। और क्या कहा है? छप्पयों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति है पृथ्वीराज रासो को इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जल्हण ने पूरा किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी जो कृति है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी ने लिखी थी, वो पूरा नहीं कर पाए थे, तो इसको पूरा किसने किया था? इनके पुत्र जल्हण ने इसको पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुइया, दध मथ घृत काढ़ लाया, डार दया छूया। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छूया का अर्थ बताना है आपको। छार है, मट्ठा है, मथानी है, मक्खन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मट्ठा। महारीरी गिरधर गोपाल दूसरा न कुइया, दध मथ घृत काढ़ लाया, डार दया छूया। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त छूया का अर्थ मट्ठा है। उपयुक्त पंक्ति भक्तिकाल के संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति शाखा की कवयित्री मीराबाई की है। इनकी एक अन्य प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा। और मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। और लास्ट है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन हिस्टोरियोग्राफी से मूलतः संबंधित विचारक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाल्तेयर। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक वाल्तेयर हैं। वाल्तेयर का मूल नाम है फ्रांसिस मेरी एरियोत। फ्रांसिस मेरी एरियोत वे वाल्तेयर नाम से रचना करते थे। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1694 में 1694 में हुआ था। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग, कथा तथा काव्यशास्त्रीय रचनाएं लिखी और बंधी बंधाई परंपराओं का विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। चंपा द्वीप किस कहानी से लिया गया है? दुलाई वाली, पिता, आकाशदीप और ग्रेगीन। इसका आपको सभी को उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आकाशदीप। चंपा द्वीप आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। प्रसाद की अन्य कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। ये सब उनकी कहानी के संग्रह हैं। दुलाई वाली 1907 में आया था। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखा गया है। ग्रेगीन कहानी अज्ञे की तथा पिता 1965 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? ज्ञानरंजन जी के द्वारा पिता कहानी लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाक। चाक 1997 में आई थी। मैत्रेयी उपन्यास में मैत्रेयी पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के यथार्थ जीवन का चित्रण किया है। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नट 1999, अलमा कबूतरी सन 2000, इदम न मम 1994, कहे ईसूरी फाग 2004, गुनाह बेगुनाह, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश। ये सारे मैत्रेयी पुष्पा की रचनाएं हैं। इसको भी ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो समय है तो इसको ज़रूर अपना अभी तुरंत के तुरंत नोट्स भी बनाते चलिए। झूला नट 1999, अलमा कबूतरी 2000, इदम न मम 1994। ये इदम न मम बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये अक्सर पूछ ली जाती है। और कहे ईसूरी फाग 2004 में आई थी। और गुनाह बेगुनाह, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश, ये सारे मैत्रेयी पुष्पा जी के ग्रंथ हैं।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरिज का ग्रंथ नहीं है? द टेबल टॉक, लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और डी है एलिजाबेथन एसेज। तो इनका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी, ए और डी। एलिजाबेथन एसेज, द टेबल टॉक ग्रंथ कॉलरिज के नहीं है, बल्कि एलिजाबेथन एसेज ग्रंथ इलियट का है और द टेबल टॉक ये विलियम हेजलिट का ग्रंथ है। कॉलरिज द्वारा रचित ग्रंथों के नाम है लेटर्स, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन। ये सारे इनके कॉलरिज जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस कविता संग्रह में है? तो असाध्य वीणा अज्ञेय की आंगन के पार द्वार में सम्मिलित है। आ से असाध्य वीणा, आ से अज्ञेय और आ से आंगन के पार द्वार, ऐसे याद कर सकते हैं आप। असाध्य वीणा किस में संकलित है? आंगन के पार द्वार संग्रह में, कविता संग्रह में संकलित है। असाध्य वीणा अज्ञेय के आंगन के पार द्वार कब लिखा गया था? 1961 में कविता संग्रह में संग्रहित है। इन अज्ञेय की अन्य कविताएं हैं बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पिय पिवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ बताना है। तो पतूखी का अर्थ हो जाएगा पत्ते का दोना, ऑप्शन नंबर डी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पिय पिवत पतूखी। उक्त पद में पतूखी का अर्थ है पत्ते का दोना, जो सूरदास जी के पद से लिया गया है। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारा वाली, साहित्य लहरी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। ये आपका स्थापना तर्क वाला प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन असर्शन है और दूसरा आर है, तो बताना है आपको। अभिकथन है मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, और कारण दिया गया है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो चलिए देखते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अभिकथन सत्य है और जो उसका कारण दिया गया है वो असत्य माना है इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है, कारण क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है, अतः अभिकथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आगे बढ़ता है प्रश्न नंबर 32 की ओर। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, आत्मा की आंखें, चुका भी हूँ मैं नहीं, कुकुरमुत्ता। तो इसको ये जो रचनाएं हैं इनके उनसे मिलानी है। कुकुरमुत्ता तो सभी को पता होगा किसने लिखी है। किसने लिखी है? ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। चलिए मिलान करते हैं। डी का 2 ऑप्शन किसी में दिया गया है? देखिए एक ही में दिया गया है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। हाँ एक ही में दिया गया है, तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए पहला रचना ए, इसका ऑप्शन सही भी है। चलिए मिलान कर लेते हैं। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ ये रघुवीर सहाय जी की कृति है। आत्मा की आंखें ये आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है। चुका भी हूँ मैं नहीं ये शमशेर बहादुर सिंह की है। और कुकुरमुत्ता आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ ये कब लिखी गई थी? 1989 में रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखी गई थी। आत्मा की आंखें 1966 में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई थी। चुका भी हूँ मैं नहीं 1975 में लिखी गई थी शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। और कुकुरमुत्ता 1942 में लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। अभिकथन है कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। कारण है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। उपरोक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अभिकथन ए कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है क्योंकि रस, माधुर्य, लालित्य आदि सभी भाव कल्पना से जुड़े होते हैं, अतः अभिकथन ए सही है लेकिन कारण इसका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? तो देखते हैं। महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। मिलन सुख है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं। तो इसका विकल्प आपको दिए गए 1, 2, 2, 3, 3, 4 और 2, 4। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 और 3 इसका सही हो जाएगा।
छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं। और तीसरा हो जाएगा महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। छायावादी कही जाने वाली कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है। इससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती हैं। वेदना से इन्होंने अपना वास्तविक स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है। अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 और 3 कथन सत्य हैं। लक्ष्मा किस कहानी की पात्र हैं? तो ये कोसी का घटवार है। ये लक्ष्मा उसकी कहानी के पात्र हैं। लक्ष्मा कोसी की घटवार कहानी के पात्र हैं। कोसी का घटवार कहानी संग्रह शेखर जोशी द्वारा रचित है। कि इसके लेखक का नाम क्या है? शेखर जोशी। और अन्य प्रसिद्ध कहानीकार एवं उसके पात्र हैं। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। इसके मुख्य पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। इसके पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन और गिरीश। ये जो और अन्य जो 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि विस्तृत विश्लेषण के साथ में अध्ययन कीजिए। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ लिया, उत्तर देख लिया। हाँ, जल्दी में तो आप कर सकते हैं कि आपको फटाफट उसके उत्तर प्रश्न जानने हैं, तो आप देख सकते हैं उस तरह के वीडियो। मैंने उसमें वीडियो डाले भी हैं ऐसे कुछ जिसकी मैंने व्याख्या नहीं की है। और लेकिन अभी आपको पास टाइम है, तो आप अभी पूरा का पूरा चारों जो विकल्प दिए गए हैं उन सबका एक तरीके से गहन विश्लेषण और अध्ययन कर सकते हैं। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है, जिसके मुख्य पात्र हैं जोखू, जंगी है कि गंगी है, ये गंगी होना चाहिए, और ठाकुर। उसने कहा था गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। उसके मुख्य पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा और वजीरा सिंह। और पिता कहानी के लेखक हैं आपके ज्ञान रंजन जी। और इसके जो मुख्य पात्र हैं पिता और पुत्र 2 ही हैं, उन्हीं के आधार पर ये कहानी बढ़ती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है। पहले तो बताएंगे अब जिंदगी नामा की जो लेखिका हैं। चलिए, मैंने आपको बता दिया लेखिका है, लेखक नहीं है। उसके लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और बताइए कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका का नाम। दूसरा है महानगर वासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। तीसरा है परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। और चौथा है विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित किया गया है। तो इस उपन्यास में क्या ठीक है, तो वो उसका आपको उत्तर लगाना है। 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3 और 3 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों और ग्रामीणों का जीवन का चित्रण किया गया और परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। आप जिंदगी नामा, अगर आप उपन्यास पढ़ने के शौकीन हैं तो सबसे पहले जिंदगी नामा मत पढ़िएगा अगर आप हिंदी के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जिंदगी नामा जो है उसमें एक तरीके से बोला जाए तो पंजाबी के जो वर्ड हैं वो भरे हैं उसमें। अगर आप नहीं जानते हैं पंजाबी तो आपका उपन्यास पढ़ने से मोह भंग भी हो सकता है। तो इसलिए अगर उपन्यास पढ़ना है तो गोदान पढ़िए, प्रेमचंद के उपन्यासों से शुरुआत कीजिए और बाद में जब आप निपुण हो जाएं तो आप ज़िंदगी नामा पढ़ सकते हैं। यदि आपको अपनी पंजाबी अच्छी करनी है और आपके पास में खूब ढेर सारा समय है तो आप इस उपन्यास को पढ़िए। बहुत ही मार्मिक उपन्यास की श्रेणी में ये भी आता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है तथा परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, लो इसका उत्तर तो पता ही चल गया आपको, कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छी बात कही, किसने कही है? देवराज उपाध्याय। कभी कभी ये आपकी जो लाइनें हैं ये दे दी जाती हैं एग्जाम में और पूछ लिया जाएगा 4 ऑप्शन के साथ में कि ये किसने बोला है जिंदगी नामा के ऊपर, तो ये डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने बोला है। प्रश्न नंबर 39, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब आप देख लीजिए इसको डिलीट कैसे करना है ऑप्शन को। आपको पता है कि ए ऑप्शन सही है, 110% सही है मान लीजिए, तो 2 और 3 इसमें एक दिया नहीं, ये भी गलत हो गया। और
3 और 4 इसमें भी 1 नहीं दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। 1 और 2 और 1 4, तो इसमें से आपको पता लगाना है। दूसरा ऑप्शन है समकालीन राजनीतिक परिदृश्य। राजनीतिक परिदृश्य तो नहीं है इसमें, 2 ऑप्शन गलत हो गया आपका, तो ये भी कट हो गया। इसके आधार पर आपका सी सही होना चाहिए, और देखिए सी आपका उत्तर भी दिया गया है। चौथा है दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो कभी कभी प्रश्न को कैसे हल करना है ये भी आपको आना चाहिए। प्रश्न ऐसा ही नहीं कि आपने एक तरीके से आपको चारों ऑप्शन में सारे ही आपको पता होने चाहिए। प्रश्नों के जो ऑप्शन दिए हैं उनको डिलीट करना सीखिए। जब डिलीट करना सीखेंगे तो आप हो सकता है कि नहीं भी पता है पूरा प्रश्न का उत्तर, तो आप एक तरीके से मनोविश्लेषणात्मक तरीके से भी उसको प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। आपका बंटी 1971 ईस्वी में, नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था अभी आपको पता चल जाएगा, मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया था। अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज कब लिखा गया था? 1979। इसमें है राजनीतिक परिदृश्य। ये है उपन्यास महाभोज, इसमें राजनीतिक परिदृश्य दिखाया गया है। के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। देखिए, इसका परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक ना होकर सामाजिक है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 एकदम सही है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लेकिन आगे हमारे 50 प्रश्न और बाकी हैं। 50 नहीं, ज़्यादा बाकी होंगे, क्योंकि हम लोग 40 प्रश्न कर चुके हैं। 60 प्रश्न बाकी हैं आपके, तो धीमे धीमे उनको भी कंप्लीट करते चलेंगे। क्योंकि देखिए, प्रश्न एक तरीके से मैं चाहूँ तो एक वीडियो में आपको 100 प्रश्न करवा दूँ लगातार, पढ़ के जल्दी, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि चारों विकल्पों का गहनता के साथ में अध्ययन और विश्लेषण करते चलना। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि अगर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं तो उन चारों विकल्पों में से भले ही आपके पास में जानकारी थोड़ी हो, लेकिन होनी चाहिए। तो चलिए मिला लेते हैं इसको। ये मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। तो ये कुछ कथन दिए गए हैं, उसको मिलाना है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवदा वाली, और तीसरा महिवालपुर वाली। बी है छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये किसका कहना है? फिर सबसे बड़े तुम शशि, देखिए शशि का नाम आ गया। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा कि ये किसका है, शेखर का होगा ये पक्का, इसमें दिया भी होगा ऑप्शन में। इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। और डी ऑप्शन में दिया गया है समूचा आर्यवर्त रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। ये तो देखिए रूपन बाबू, ये रूपन बाबू किसके पात्र हैं? आप इस उपन्यास का नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। और इसके जो इस उपन्यास हैं, ये जो उपन्यास मैं बता रही हूँ आपको, जिसको मैंने पूछा है, उसके लेखक का नाम भी दोनों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, होरी का कहना है। सबसे बड़े तुम शशि, ये देखिए शेखर है, ये शेखर का कहना है। और समूचा आर्यवर्त रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा है, ये आपका लोरिक देव का कहना है। चलिए इसका देख लेते हैं। ये चुनाव जीतने वाला रूपन बाबू हो गए। उसके बाद में छोटे बड़े से मिलती है, ये आपका होरी हो गए। और सबसे पहले ताजी स्मृति और शेखर, और समूचा आर्यवर्त आपका लोरिक देव का पात्र का कथन है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा प्रयास। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और मैं और भी ज़्यादा इससे मेहनत करूँगी और थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको और भी अच्छे से अपने मोबाइल की वीडियो क्वालिटी ना बढ़ानी पड़े। हम अपनी एंड से कोशिश कर रहे हैं धीमे धीमे। यदि आप प्यार और इस तरह का स्नेह देते रहेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी विराम मत कीजिए। अपनी पढ़ाई, अपने नोट्स और अपनी एक तरीके से तैयारी को बनाए रखिए। हम जल्द ही नेट JRF फतेह करके ही रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।